हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन अग्रवाल है और आज हम अपने केमिकल इक्विलिब्रियम के रिवीजन को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है इट विल ऑलवेज अचीव अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और उसका जो एक्सटेंट होता है वो 100% से कम होता है। तो अगर हम एग्जांपल समझें कि अगर हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले, ठीक है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले, तो कईयों को क्या मिसकंसेप्शन होता है कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आपका एट इक्विलिब्रियम हमारे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत बात है, बिल्कुल सही बात नहीं है। तो अगर आपका सपोज आपने क्या लिया कि लेफ्ट टू राइट वाली फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट टू लेफ्ट वाली बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब कईयों को एक और मिसकंसेप्शन क्या रहता है कि लेफ्ट वाले रिएक्टेंट और राइट वाले प्रोडक्ट, जनरली हम यही बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कईयों को ये बात समझ में नहीं आती कि रिएक्शन हम रिएक्टेंट से भी चालू कर सकते हैं, प्रोडक्ट से भी चालू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई दोनों ही क्या हैं आपके, रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, आपके केमिकल सब्सटेंसेस हैं और केमिकल सब्सटेंसेस लेबोरेटरी में अवेलेबल है। तो रिएक्टेंट ले लो चाहे प्रोडक्ट ले लो, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो दोनों की नेचुरल टेंडेंसी है भाई आपस में कन्वर्ट होने की। तो आप रिएक्टेंट लोगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट लोगे तो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और साइमल्टेनियसली दोनों डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन चलने लगेंगी और रिवर्सिबल रिएक्शन आपकी बन जाएगी। और रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगी तो आपका अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम अचीव होगा ही होगा। ठीक, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आप किसके साथ मानोगे? जब तक आपको कुछ भी नहीं दिखा तो आप यही मान के चलोगे कि इनिशियली आपने सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट लिया है, कोई प्रोडक्ट नहीं लिया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वही मान के चलोगे, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए। एक टॉपिक आता है केमिकल काइनेटिक्स नाम के चैप्टर में क्लास 12 में, जिसे आप कहते हो रेट लॉ। इससे आप क्या समझते हो कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट। ठीक, तो अब एक रिएक्टेंट हो उस रिएक्शन में, चाहे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो उस रिएक्शन में, तो अगर आपको रेट बताना है किसी रिएक्शन को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट, और जितने भी रिएक्टेंट होंगे सभी की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में कितनी इंडिपेंडेंट रिएक्शन है? दो इंडिपेंडेंट रिएक्शन, एक फॉरवर्ड रिएक्शन एक बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट की बात करें RF, तो इट वुड बी प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट। फॉरवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन है? A, कंसंट्रेशन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट। और बैकवर्ड रिएक्शन का आपका रिएक्टेंट कौन है? आपका बी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट कंसंट्रेशन ऑफ बी के। ठीक, अब रेज टू द पावर में आपका एक नंबर आता है। ठीक, रेज टू द पावर में एक नंबर आता है जिसको वैसे तो आप ऑर्डर बोलते हो। ठीक, जिसको वैसे तो आप ऑर्डर बोलते हो, लेकिन जो भी बोलते हो तो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है, ये बात हम वहाँ समझेंगे। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक बात ध्यान रखो, ये जो रेज टू द पावर में जो भी नंबर आएगा ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर ही आएगा। ठीक, अब ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 1 लिख दिया। बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1 है। और कोई रिएक्टेंट होता आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है बैकवर्ड रिएक्शन में, तो उसका भी हम कंसंट्रेशन लिख के रेज टू द पावर में उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख देते। ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही बात वैलिड है। ठीक, अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो RF मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू KF। KF मतलब एक कांस्टेंट आता है जिसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का। ठीक, और कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 1 तो आपका ऐसे ही रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे K भी आ जाएगा जिसको बोलोगे रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये सारी चीज़ें केमिकल काइनेटिक्स में आएंगी। ठीक है, अपने को ये बात समझ में आ गई। अब इनिशियली हम बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि मैंने कहा, यही मान के चलेंगे कि इनिशियली हमने रिएक्टेंट ही लिए, तो रिएक्टेंट ही लिया, तो T = 0 पे हमने रिएक्टेंट लिया। तो रिएक्टेंट अब लिया तो क्या होगा? रिएक्टेंट आपका धीरे धीरे क्या होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और जैसे प्रोडक्ट आपका बनेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा? वैसे आपका प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगेगा और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही रहा होगा। ये बात होगी आपकी। तो ऐसे तो कोई चेंज आना ही नहीं चाहिए, लेकिन आएगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की रेट अलग अलग है। रेट का मतलब स्पीड अलग अलग है। तो देखो क्या होगा कि हमने इनिशियली ए लिया, ठीक, ए धीरे धीरे बी में कन्वर्ट होगा, यानी कि ए का अमाउंट इनिशियल टाइम पे कितना था? मैक्सिमम था। और बी का अमाउंट इनिशियल टाइम पे कितना था? 0 था। ठीक है, तो यानी कि इनिशियली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितना हो गया? क्योंकि बी का अमाउंट 0 यानी कि बी की कंसंट्रेशन 0, यानी कि आर बी कितना हो गया इनिशियली? 0। और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ए का अमाउंट मैक्सिमम था, तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए भी मैक्सिमम, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी इनिशियली मैक्सिमम थी। ठीक है, अब क्या होगा? अब हम समझे कि ए कितने रिएक्शन में इन्वॉल्व है? ए आपका 2 रिएक्शन में इन्वॉल्व है, एक ए चेंजिंग इनटू बी और एक बी चेंजिंग इनटू ए। ठीक, तो ये वाली हमारी कौन सी है? फॉरवर्ड रिएक्शन, और पीछे वाली कौन सी है? बैकवर्ड रिएक्शन है। ठीक है, तो
आपका फॉरवर्ड रिएक्शन से क्या ए कंज्यूम हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन से क्या ए प्रोड्यूस हो रहा है, और इनिशियली आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या है, मैक्सिमम है, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या है, 0 है, यही है। तो समय के साथ ए का अमाउंट क्या करेगा, हम बात करें कि ए का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है आपका, मैक्सिमम है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कम है, यानी कि ए ज़्यादा रेट से क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, और कम रेट से बन रहा है, यानी कि जिस स्पीड से ए कंज्यूम हो रहा है वो ज़्यादा है और जिस स्पीड से ए बन रहा है वो कम है। तो ए नेट क्या होगा, कंज्यूम होगा, मतलब समय के साथ ए का अमाउंट घटेगा, रेट मतलब स्पीड, तो समय के साथ ए का अमाउंट कम होगा। और बी की बात करें तो बी अगेन दो रिएक्शन में इन्वॉल्व है, फॉरवर्ड रिएक्शन से बी बन रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन से बी कंज्यूम हो रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट 0 है, ठीक है, यानी कि कम है। तो बी जिस स्पीड से बन रहा है वो ज़्यादा है और बी जिस स्पीड से कंज्यूम हो रहा है वो कम है। तो बी ज़्यादा स्पीड से बन रहा है और कम स्पीड से कंज्यूम हो रहा है, तो समय के साथ बी का अमाउंट क्या करेगा, बढ़ेगा। तो समय के साथ ए का अमाउंट घटेगा और बी का अमाउंट बढ़ेगा। तो अगर समय के साथ भाई ए का अमाउंट घटेगा मतलब ए की कंसंट्रेशन घटेगी, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घटेगी, और समय के साथ बी का अमाउंट बढ़ेगा मतलब बी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी। बात समझ में आ गई, क्लैरिटी आ गई, ठीक। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली मैक्सिमम, देन समय के साथ घटेगी। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनिशियली 0 और समय के साथ बढ़ेगी। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब क्या होगा, समय के साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या करेगा, घटेगा, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या करेगा, बढ़ेगा। एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। कम हो, जल्दी हो या लेट हो ये हो सकता है, लेकिन एक टाइम के बाद दोनों ही रेट क्या होंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर होगा। और जिस टाइम पे बराबर हो जाएंगे उसको हम क्या बोल देंगे, टी इक्विलिब्रियम बोल देंगे, यानी कि जो टाइम लगेगा इक्विलिब्रियम को अचीव होने में उसको हम बोल देते हैं टी इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। और इसी इक्वल रेट कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। मतलब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, ना कि अमाउंट बराबर होते हैं। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होती है, और ये कब तक बराबर रहती है, जब तक कि कोई फर्दर चेंज, एक्सटर्नल कोई चेंज ना कर दिया जाए, ठीक है। तो any reversible reaction will achieve a state of equilibrium and it will remain in that state of equilibrium until no further external change is done, ठीक। और at इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है, इसी को हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब एक ग्राफ समझें कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमारा क्या होता है, कि अगर हम वही बात करें कि इनिशियली हमारा एक टेंटेटिव ग्राफ हम बात करते हैं कि इनिशियली हमने वही रिएक्टेंट से चालू करी और इनिशियली हमारा प्रोडक्ट कुछ नहीं था, तो वही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली हमारा क्या था, मैक्सिमम था, और समय के साथ वो घटेगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम समय के साथ घटेगा, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनिशियली 0 और समय के साथ बढ़ेगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घटेगा बढ़ेगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा। एक टाइम के बाद दोनों बराबर हो जाएंगे और इसको क्या बोल देंगे हम, इक्विलिब्रियम बोल देंगे। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट समय के साथ घटेगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट समय के साथ बढ़ेगा। और ये टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम क्या होगा, जिस टाइम तक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएंगे, जिस टाइम पे उसको हम क्या बोल देंगे, टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम, जिसकी कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है पर हमें थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। इस इक्विलिब्रियम टाइम के बाद, यानी कि इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा और कांस्टेंट भी बना रहेगा दोनों, यानी कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगी। ये हमारी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, यानी कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगी जब तक कोई भी फर्दर एक्सटर्नल चेंज ना कर दिया जाए। दिस इज इंपॉर्टेंट ग्राफ बिटवीन रेट वर्सेज टाइम। टाइम यहाँ पे सेकेंड्स लिखा है, लेकिन आप मिनट्स, आवर्स, घंटे, सालों किसी में भी ले सकते हो, ठीक है। यानी कि रेट वर्सेज टाइम का ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम की, भाई इक्विलिब्रियम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहली बात कि इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में ही एस्टैब्लिश हो सकता है, क्योंकि यही बाय डायरेक्शनल हो सकती हैं। भाई इरिवर्सिबल रिएक्शन में तो कोई ना कोई रिएक्टेंट कंज्यूम्ड अप ही हो जाएगा, तो वो आपका इक्विलिब्रियम कभी भी अचीव नहीं कर सकती, क्योंकि 100% कंप्लीशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम में कभी भी 100% कंप्लीशन नहीं हो सकता, नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात कि इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम में पॉसिबल है। क्लोज सिस्टम में क्यों पॉसिबल है,
भाई एक रीज़न तो मैंने ये दे ही दिया था कि आपकी गैसेज जो होंगी वो एस्केप आउट कर जाएंगी, तो रिवर्सिबल रिएक्शन आपकी एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगी, और रिवर्सिबल रिएक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगी तो कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पाएगा। दूसरा ये भी रीज़न है, मेन रीज़न तो पहले ही है, दूसरा आप ऐसे ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर छोटा सा कोई भी होल होगा तो आपकी गैसेज वगैरह तो एस्केप आउट कर ही जाएंगी। दूसरी ये भी बात है कि आपका अगर मतलब एक आपको आइडियलिस्टिक कंडीशन आपको मेंटेन करनी है, क्यों? क्योंकि परसेंट यील्ड आपको 100% रखना है। भाई अगर आपका एक्सटेंट कम है तो परसेंट यील्ड से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो परसेंट यील्ड 100% रखने के लिए भी आपको आइडियलिस्टिक कंडीशन आपको एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। इसलिए भले ही नॉन गैसियस सब्सटेंसेस भी हों, आप हमेशा आइडियलिस्टिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए परसेंट यील्ड को 100% रखने के लिए आप इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम में ही एस्टैब्लिश करते हो। तीसरा पॉइंट कि एक बार भाई साहब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, मास है, मोल है, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, पार्शियल प्रेशर, कलर, वो कांस्टेंट हो जाएगा भाई। और कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, यानी कि जब तक कोई भी एक्सटर्नल चेंज फर्दर ना कर दिया जाए। इंटरनली भाई वो कुछ नहीं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हिलने वाला। क्यों नहीं हिलने वाला? क्योंकि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अ स्टेबल कंडीशन और हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है। ठीक बात है। अब मास तो अपने को ये बात समझ में आ गई कि भाई टोटल मास तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन तो होता ही, बट टोटल मास तो कंजर्व रहता है, लेकिन इसमें क्या कैच है कि इंडिविजुअल सब्सटेंसेस का भी मास कंजर्व रहता है, इंडिविजुअल सब्सटेंसेस के मोल्स कंजर्व रहते हैं, इंडिविजुअल सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन आपकी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो उसके बाद किसी भी सब्सटेंस के मास में ना तो कोई चेंज आएगा, ना मोल्स में कोई चेंज आएगा, ना कंसंट्रेशन, ना वॉल्यूम, ना टेम्परेचर, किसी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी में कोई चेंज आने वाला नहीं है एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। यानी कि जब तक वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन है तब तक इक्विलिब्रियम आने के बाद से और उस टाइम तक कोई भी चेंज नहीं आएगा। शुरुआत से इक्विलिब्रियम तक जो चेंज आ गया वो आ गया, इक्विलिब्रियम के बाद कोई चेंज नहीं आएगा मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ में। तो ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। तो इस बात को हम देखो कैसे समझ सकते हैं कि भाई हमारी क्या थी, ए दो रिएक्शन का पार्ट था, ऐसी बी भी दो रिएक्शन का पार्ट था। ठीक, क्या था हमारा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन थी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन थी भाई। ठीक है, तो एक टाइम के बाद क्या हो गया? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो गई। इसी इक्वल रेट कंडीशन को हमने इक्विलिब्रियम बोल दिया। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो गया, यानी कि जिस रेट से, यानी कि जिस स्पीड से ए कंज्यूम हो रहा है उस स्पीड से ही ए बन रहा है, तो यानी कि ए का अमाउंट में क्या चेंज आएगा? पर यूनिट टाइम कोई भी चेंज नहीं आएगा। जिस स्पीड से ए बन रहा है उसी स्पीड से कंज्यूम हो रहा है। सिमिलरली बी भी जिस स्पीड से बन रहा है उसी स्पीड से कंज्यूम हो रहा है, यानी कि बी के अमाउंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर अमाउंट पे कोई चेंज नहीं आएगा तो सारी ही मेजरेबल प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी। वंस द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। इस चीज़ को हम और कैसे समझ सकते हैं? अगर हम एक इस तरीके से समझे रिएक्शन लिख के, तो ए रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू ट्वाइस ऑफ बी हमारी सपोज एक रिएक्शन है, टी इक्वल टू 0 पे हमने ए का कैपिटल ए का स्मॉल ए अमाउंट लिया, ठीक, और बी का कुछ नहीं लिया। इनिशियली यही मान के चलते हैं। जब इक्विलिब्रियम आ गया तो क्या होगा? क्या ए सारा कंज्यूम अप हो जाएगा? नहीं, ये तो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो आपका ए कुछ कंज्यूम होगा। सपोज मैंने मान लिया एक्स कंज्यूम हो गया, ठीक है, एक्स कंज्यूम हो गया, ठीक। तो अब इस कंज्यूम्ड अमाउंट पे आप क्या लगा सकते हो? स्टोइक्योमेट्री लगा सकते हो कि भाई एक्स कंज्यूम हो गया ए, तो बी कितना बन जाएगा? 2x बन जाएगा, क्योंकि 1:2 का स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो है। 1 मोल ए से 2 मोल बी बन रहा था, तो x मोल ए अगर कंज्यूम हुआ है तो 2x मोल बी बन जाएगा। सिंपल बात। अब t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे तो ये बात है। अब किसी भी टाइम अगर इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद आप किसी भी टाइम पे देखोगे, एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो उसके बाद किसी भी टाइम पे देखोगे तो ए का अमाउंट कांस्टेंट बना रहेगा, बी का अमाउंट भी कांस्टेंट बना रहेगा, और कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते तो उनका अमाउंट कांस्टेंट बना रहता। ऑब्वियसली जो कंज्यूम्ड अमाउंट होगा वो इनिशियल अमाउंट से कम ही होगा। भाई कंज्यूम जो अमाउंट है वो इनिशियल अमाउंट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अब ये जो भी स्टोइक्योमेट्री है ये आप किस किस टर्म्स में लगा सकते हो? मोल्स के टर्म, मतलब ये जितने भी हमने अमाउंट की बात करी, ए माइनस एक्स 2x, ये सब जो अमाउंट है आप मोल्स के टर्म्स में लिख सकते हो, मोलैरिटी के टर्म्स में लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हो। बात ध्यान रखने की है कि मोल्स तो आप सभी के लिए लगा सकते हो, मोलैरिटी आप या तो गैस के लिए लगाओगे, एक्वस सब्सटेंस के लगाओगे, पार्शियल प्रेशर सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लगाते हो। ये स्टोइक्योमेट्री की बात है। तो ये बात अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद सभी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या हो जाती हैं? कांस्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब बात यह है कि एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो ये ज़रूरी नहीं है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, फिर बता रहा हूँ कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी
नहीं है, पर कांस्टेंट ज़रूर हो जाएंगे। यही बात करी कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट यानी कि ए माइनस एक्स हो जाएगा ए का अमाउंट, बी का अमाउंट हो जाएगा 2x, लेकिन ए माइनस एक्स 2x के बराबर होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएंगे, बराबर होना ज़रूरी नहीं है। हो भी सकते हैं बराबर, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन की। सपोज हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन ली, आर चेंजिंग इनटू पी। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने समझा कि जो रेट की बात समझी हमने कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती हैं एट इक्विलिब्रियम, इसी को हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। इनिशियली हमने रिएक्टेंट लिए थे, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ग्राफ है कि रिएक्टेंट लिए प्रोडक्ट नहीं लिया, तो समय के साथ क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्टेंट लिए तो रिएक्टेंट का अमाउंट मैक्सिमम, समय के साथ रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी घटेगी, समय के साथ प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ेगी। एक टाइम के बाद दोनों ही रेट बराबर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अमाउंट क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। रेट्स तो बराबर भी हो जाएंगे और कांस्टेंट भी हो जाएंगे, लेकिन अमाउंट सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होंगे। अमाउंट किसी का भी ज़्यादा हो सकता है रिएक्टेंट ज़्यादा हो सकता है, प्रोडक्ट ज़्यादा हो सकता है, दोनों बराबर भी हो जाए। ठीक, तो जो रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करें इक्विलिब्रियम के केस में, तो रिएक्टेंट का अमाउंट समय के साथ घटेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट समय के साथ बढ़ेगा। ठीक है, ये सभी में होगा। रिएक्टेंट का अमाउंट समय के साथ बढ़ेगा, समय के साथ घटेगा और प्रोडक्ट का अमाउंट समय के साथ बढ़ेगा। रिएक्टेंट का अमाउंट समय के साथ घटेगा और प्रोडक्ट का अमाउंट समय के साथ बढ़ेगा। लेकिन एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, वो इक्विलिब्रियम कहीं भी आ सकता है। इक्विलिब्रियम हो सकता है यहाँ पे आ जाए, हो सकता है जब दोनों बराबर हो तब आए, हो सकता है जब दोनों बराबर हो गए और एक दूसरे को क्रॉस कर गए उसके बाद आए। तो कभी भी इक्विलिब्रियम आ सकता है, लेकिन जब भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस टाइम के बाद रिएक्टेंट का अमाउंट और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ना कि बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन कांस्टेंट तो हो गई। भाई सब में कांस्टेंट है कि नहीं है, इसमें भी कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है। अब किसी में कोई ज़्यादा है, पहले में रिएक्टेंट ज़्यादा है प्रोडक्ट से, दूसरे में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट बराबर है, तीसरे में प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा है रिएक्टेंट से। ये ऐसी ही बात है जैसे कि अब हमने ये एग्जांपल समझा, तो इसमें इक्विलिब्रियम आने के बाद a माइनस एक्स भी ज़्यादा हो सकता है 2x से, 2x भी ज़्यादा हो सकता है आपका a माइनस एक्स से, और a माइनस एक्स 2x के बराबर भी हो सकता है। ठीक, तो कुछ भी आपकी कंडीशन हो सकती है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को लेके, कौन ज़्यादा कौन बड़ा, लेकिन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो वो दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। जितने भी रिएक्टेंट है, जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन सभी के अमाउंट यानी कि सभी मेजरेबल प्रॉपर्टी आपकी कांस्टेंट हो जाएंगी, नॉट नेसेसरली इक्वल। दूसरी बात कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल भी होगा और कांस्टेंट भी होगा। तो अगर रेट की बात करें तो रेट में आपका सिर्फ और सिर्फ दूसरा वाला ही ग्राफ बनेगा। ये चीज़ कन्फ्यूजिंग है, इसलिए मैंने ढंग से इस चीज़ को एक्सप्लेन करा। अब अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट हमारा समझने का क्या है कि अगर कोई हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इट विल ऑलवेज अचीव द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम वेदर इट स्टार्टेड विद रिएक्टेंट्स ओनली और विद प्रोडक्ट्स ओनली और विद बोथ। ये बात मैं समझा चुका हूँ कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम को भाई अचीव करेगी, चाहे रिएक्टेंट से चालू करो चाहे प्रोडक्ट से चालू करो, भाई दोनों केमिकल सब्सटेंसेस है, कुछ भी चालू करो आपका इक्विलिब्रियम तो अचीव होगा ही होगा। ठीक बात है भाई, ठीक, चाहे दोनों को लेके साथ में चालू कर दो। तो सपोज हमारी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है N2O4 रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू ट्वाइस ऑफ NO2। ठीक, अब जो N2O4 होती है अपने हमारी क्या होती है, कलरलेस होती है। NO2 होती है हमारी ब्राउन होती है। NO2 ब्राउन क्यों होती है, कलर क्यों आता है, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। पैरामैग्नेटिक की वजह से ब्राउन कलर आता है। N2O4 क्या होती है, यानी कि NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसी वजह से डायमराइज कर जाती है, और डायमराइज करने के बाद क्या हो जाती है, डायमैग्नेटिक हो जाती है और ये कलरलेस हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट बात थी इसके बारे में जो IOC में आती है, मैंने इसको डिस्कस ब्रीफ में कर दिया। ठीक, अब बात यह है कि N2O4 हमारी कलरलेस है और NO2 हमारी ब्राउन है। ठीक, तो चाहे हम N2O4 से चालू करें चाहे NO2 से चालू कर दें, दोनों की नेचुरल टेंडेंसी आपस में कन्वर्ट होने की, तो अल्टीमेटली रिवर्सिबल रिएक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगी। अगर क्लोज कंटेनर है और रिवर्सिबल रिएक्शन एस्टैब्लिश हो गई तो अल्टीमेटली हमारा
इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगी। तो अगर हमने N2O4 से चालू करा खाली तो वो NO2 में कन्वर्ट होगी, क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी, और NO2 जैसे ही बना उसकी नेचुरल टेंडेंसी है N2O4 में कन्वर्ट होने की, तो अल्टीमेटली रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम बन जाएगा। चाहे N2O4 से चालू कर दो तो NO2 में कन्वर्ट होगी, फिर NO2 की टेंडेंसी N2O4 में कन्वर्ट होने के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। अगर दोनों ले लिए कि N2O4 भी ले लिया NO2 भी ले लिया, ठीक है, तो कुछ नहीं, तो आपने N2O4 NO2 में कन्वर्ट होगी, NO2 N2O4 में कन्वर्ट होगी, अल्टीमेटली एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ठीक, कलर चेंज को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारी कलरलेस थी, हमारी ब्राउन थी। अगर सिर्फ हमने N2O4 लिया होगा तो हमारा क्या होगा, इनिशियली कोई कलर नहीं होगा, धीरे धीरे समय के साथ हमारा क्या होगा, ब्राउन कलर आएगा। ठीक है, धीरे धीरे समय के साथ हमारा ब्राउन कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी जब रिवर्सिबल रिएक्शन एस्टैब्लिश होगी, और रिवर्सिबल रिएक्शन अल्टीमेटली एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेगी, यानी कि एक टाइम के बाद आपके ब्राउन कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर हमने सिर्फ N2O4 से चालू करी, सिर्फ NO2 से चालू करिए तो इनिशियली ब्राउन कलर होगा, समय के साथ ब्राउन कलर की इंटेंसिटी घटेगी क्योंकि N2O4 में कन्वर्ट होगी, और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर की इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। कभी भी ब्राउन कलर की इंटेंसिटी जीरो नहीं होने की। दोनों लोगे तो शुरुआत में आपका ब्राउन कलर होगा, उसका कैसे वेरिएशन होगा, ये चीज़ को हम आगे देखेंगे जब रिएक्शन क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम की जो स्टेट को अचीव करेगी वो कैसे कर लो भाई, रिएक्टेंट ले लो, प्रोडक्ट ले लो, दोनों ले लो भाई, इतनी स्टेबल चीज़ है इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम तो अचीव होकर रहेगा, तुम कुछ भी ले लो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों भाई कैसे भी कर लो, हम तो इक्विलिब्रियम अचीव करके ही रहेंगे। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसका एग्जांपल है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम से क्या तात्पर्य है कि भाई इक्विलिब्रियम पे ऐसा लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई, भाई क्यों, क्योंकि सारी मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो गई, तो बस लगता है रिएक्शन भाई स्टॉप ही हो गई भाई, ना तो अमाउंट पे चेंज आ रहा, ना मास बदल रहा है, ना मोल्स बदल रहा है, ना कंसंट्रेशन, ना टेम्परेचर, ना आपका डेंसिटी, ना कलर, पार्शियल प्रेशर, कुछ भी तो नहीं बदल रहा, तो ऐसा लगता है भाई रिएक्शन शांत हो गई। लेकिन क्या रिएक्शन शांत हो गई, क्या फॉरवर्ड रिएक्शन रुकी है, क्या बैकवर्ड रिएक्शन रुकी है, नहीं रुकी है। क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और जिस रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है वो दोनों बराबर हैं, इस वजह से अमाउंट भी दोनों के बराबर हैं, कलर सब चीज़, अमाउंट और सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ भी क्या है, कांस्टेंट है। इस वजह से ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक गई है, लेकिन रुकती नहीं है। क्या होता है कि कोई भी देयर इज़ नो चेंज इन एनी प्रॉपर्टी, कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता, बट एक्चुअली बोथ रिएक्शन आर रनिंग साइमल्टेनियसली विद इक्वल स्पीड से रिएक्शन होती रहती है, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसीलिए हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। भाई स्टैटिक मतलब रुक जाना, लेकिन डायनेमिक मतलब चलना, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। इक्विलिब्रियम तो आया लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम आया। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम नाम की भी क्या कोई चीज़ होती है, देखो वैसे तो आप को नीट जेई लेवल पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात नहीं करनी है, लेकिन स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जैसे कि सपोज आपने =0 पे ए के 10 मोल लिए, ठीक है, बी का कुछ नहीं लिया, तो आपने सपोज 1 घंटे बाद आपने नोट करा कि रिएक्शन खत्म हो गई, ठीक है, तो यानी कि 10 मोल पूरे के पूरे कंज्यूम हो गए और 20 मोल भी बनने भी चाहिए थे। तो 1 घंटे बाद कितने 20 मोल होंगे, 2 घंटे बाद कितने 20 मोल होंगे, 3 घंटे बाद कितने 20 मोल होंगे, 100 साल बाद कितने होंगे 20 मोल होंगे। तो आपका ये भी क्या हो गया, एक तरीके से अमाउंट क्या हो गए, कांस्टेंट ही हो गए ना, तो एक तरीके से ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, लेकिन अमाउंट कांस्टेंट हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, लेकिन ये कैसी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है। क्या कोई चेंज आ रहा है, क्या ए अब बी में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, वो तो हो ही नहीं रहा था, ठीक, तो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है क्या, अब नहीं हो रहा है, तो कैसे इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। हालांकि इसकी बात हम यहाँ पे उतना नहीं करते हैं, ठीक, हम इक्विलिब्रियम को डायनेमिक ही मान के चलते हैं। जैसे कि ए रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू ट्वाइस ऑफ बी, तो सपोज =0 पे ए के लिए 10 मोल, बी कुछ नहीं था। इक्विलिब्रियम अचीव जब हुआ तो हमने देखे ए के 8 मोल बचे, यानी कि 2 मोल कंज्यूम हो गए, तो बी के कितने बने होंगे 4 मोल बने होंगे भाई, बी के कितने बने होंगे 4 मोल बने होंगे। और हमने इक्विलिब्रियम के जितना भी बाद देख लें, एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो ये अमाउंट कांस्टेंट बने हुए हैं, लेकिन अब क्या रिएक्शन रुक गई है, नहीं फॉरवर्ड भी चल रही है, बैकवर्ड रिएक्शन भी चल रही है, दोनों सेम स्पीड से चल रही है, इसलिए अमाउंट कांस्टेंट आ रहे हैं। तो इस केस को आप क्या बोलोगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलोगे। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट तो आप यही मानते हो कि इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में आपकी होती है, इक्विलिब्रियम इज
अचीव्ड ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शन, इसलिए आप इक्विलिब्रियम को हमेशा डायनेमिक इक्विलिब्रियम ही मान के चलोगे। हालांकि अगर कभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात आ जाए तो वो जब तक बोले ना तब तक आपको कंसिडर नहीं करना। स्टैटिक इक्विलिब्रियम अगर कभी बोल दे तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंसिडर करोगे। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये ए आर में ये चीज़ आ सकती है कि इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनेमिक इन नेचर बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन ओनली। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही इक्विलिब्रियम डिफाइंड है, इसलिए इक्विलिब्रियम को हमेशा डायनेमिक इन नेचर ही मान के आप चलोगे। ठीक, दूसरी बात, इक्विलिब्रियम चाहे फिजिकल प्रोसेस में हो चाहे केमिकल प्रोसेस में हो हमेशा ही डायनेमिक इन नेचर होता है। ठीक है, ये बात भी अपने को समझ में आनी चाहिए। तो इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनेमिक इन नेचर, चाहे फिजिकल प्रोसेस हो केमिकल प्रोसेस हो, और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डिफाइंड है, इसलिए हम इक्विलिब्रियम को डायनेमिक ही मान के चलेंगे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस आप एक स्पेशल केस की तरह ध्यान रखो, जब तक ना बोला जाए इस पर चुप्पी रखो इवन इन असर्शन रीजन। तो बहुत क्लैरिटी से बता दिया है। ठीक है, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम को देख लिया है कि क्या क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इक्विलिब्रियम की। अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं, इसके आगे हम आगे डिस्कस करेंगे। इन चीज़ों को पढ़ो अच्छे से, एकदम स्क्रीन करो और इनको अपने दिमाग में सेट करो।